नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार को 17 जून को 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2.5 साल में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी पदाधिकारियों को दी गई है। साथ ही मिशन 2023 में फिर से सत्ता वापसी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दिग्गज कांग्रेस के नेता इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर को बूथ लेवल तक लेकर जाना है। वहीं मोहन मरकाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जवाबदेही सौंपी गई है। तो रायपुर में 17 जून को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और इसमें बूथ लेवल तक तैयारी की गई है। प्रभारी पुनिया जी और उसके साथ चंदन यादव जी और सप्तगिरी जी का 2 दिवसीय दौरा, और पुनिया जी कल शाम को आए। सभी वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करने के बाद आज प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारिणी सदस्य और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे और उसकी उपस्थिति में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है। और इसे बूथ लेवल तक के ले जाना है। जिले में, ब्लॉक में और बूथ तक बूथ का गठन करने का भी फैसला माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने लिया। उसमें 5 लोगों की समिति भी मोहन जी की अध्यक्षता में एक बनी है और वो कमेटी बूथ कमेटी बनाने का काम करेगी। तो इस प्रकार से संगठन को फिर से मजबूती देने का काम है। तो सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और 17 जून को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। तो जनता को पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा कि भूपेश बघेल सरकार ने क्या कुछ नई उपलब्धियां हासिल की हैं, जनता को किन किन योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा है और इसके लिए बूथ लेवल तक तैयारी की गई है। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाए। अपनी पार्टी की बात, अपने नेताओं की बात, अपनी सरकार की बात, सुरक्षित रहेंगे या नहीं। तो 17 जून को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हैं और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनुपमा चंद्राकर जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी की है कांग्रेस ने ताकि जनता को यह समझाया जा सके कि 2.5 साल में उपलब्धियां अभूतपूर्व हुई हैं। हेलो जी। हाँ, ये 2.5 साल पूरे हो रहे हैं 17 जून को सरकार के, और इस दौरान पूरा विपक्ष जो है वो उसने सारी नाकामियां गिनाई हैं सरकार की, और शायद यही वजह है कि मंथन करने की जरूरत आ पड़ी है। इन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा है 2 दिवसीय जो होगा, और बहुत मुमकिन है कि निगम मंडलों के अध्यक्षों के जो पद खाली थे वो भरे जाएंगे। जी हाँ, और इस दौरान जनता के बीच तक जाके अपनी उनकी समस्याओं को सुनने और निराकरण की बातें भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुपमा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 76 करोड़ 45 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने अलग अलग 195 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजना का लाभ ले रहे लोगों से बातचीत भी की है। वन भूमि पट्टा, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से वर्चुअल चर्चा की है। इस दौरान बलरामपुर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने मुख्यमंत्री से वर्चुअल चर्चा करते हुए बताया कि जिले में शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को, हितग्राहियों को यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो बलरामपुर में जिले वासियों को विकास कार्यों की सौगात मिल चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने तमाम सौगातें यहां पर दी हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया है। साथ ही लाभार्थियों से सीधी बातचीत भी मुख्यमंत्री ने की है। देश आज़ादी के बाद और छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद एक विकास की बयार बहा है, जहां जितने हमारे ज़िले के रास्ते, सड़क, पुलिया जो चारों तरफ से नदी नाले और पहाड़ से घिरे हुए थे, उन सभी को जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने का काम कर रहे हैं, सड़कों से और नदी नालों को पुलिया बना के। जहाँ जहाँ हमारे जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमारे प्रशासन की दिक्कत होता था, राजस्व मामले ज़्यादा आते थे, इस ज़िले में हम लोगों ने जहाँ चांदो तहसील बनाया, वहीं उप तहसील बरियों बनाया, वहीं रघुनाथ नगर तहसील बनाया, वहीं हम रामचंद्रपुर तहसील बनाए और डौरा कोचली भी अति शीघ्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा होगा बलरामपुर जिले की हालत क्या थी। MBBS डॉक्टर भी हमारे पास पर्याप्त नहीं थे। आज हमारी ये हालत हो गया है। सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों को हम लोगों ने भर्ती किया, ब्लड बैंक की व्यवस्था किया, डायलिसिस की व्यवस्था किया, ICU की व्यवस्था किया, और तो और हम एम्बुलेंस भी इसी पैसे से खरीद रहे हैं। बाजार हाट में इलाज करने के लिए वो भी हम उसकी मोबाइल वाहन खरीद रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम CT स्कैन मशीन हमारे जिले में नहीं था, अभी हमारे कलेक्टरों ने DMF पद से स्वीकृति दे दिया है मुख्यमंत्री के आदेश पे, और वो भी अति शीघ्र हमारा DMF वही मशीन हो जाएगा। वहीं बेमेतरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की सरकार के ऊपर जमकर तंज कसा है और उनके 2.5 साल के कार्यकाल को गिनाया है। साथ ही उनके घोषणा पत्र को कांग्रेस सरकार को याद भी दिलाया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बहुत सी लुभावने वादे किए थे, जो आज 2.5 साल बीत जाने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई, ना ही किसानों का कर्ज माफ हुआ है और ना ही सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सौगात दी है। तो बेमेतरा में बीजेपी ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है और सरकार की 2.5 साल की कमियों को यहां पर बताया गया है। सरकार ने घोषणा पत्र वाले वादे पूरे नहीं किए, ये भी याद दिलाया गया है। साथ ही किसानों का जो कर्ज माफ नहीं हुआ, इसके बारे में भी यहां पर चर्चा की गई। सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब तो देना होगा। रविंद्र चौबे जी, कांग्रेस सरकार, भूपेश जी, क्या हुआ तेरा वादा, 2.5 साल का हिसाब दो। और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर हर मंडल में 5-5 शक्ति केंद्र में जाकर 5-5 गाँव में जाकर इस पंपलेट के माध्यम से अनेक प्रश्नों को उनसे पूछा जा रहा है कि आपको प्रधानमंत्री आवास मिला, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। जब केंद्र सरकार 5 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास भेज चुकी है, तो यहाँ पर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं दे रही। गंगा जल हाथ में लेकर इन लोगों ने कसम खाई थी शराब बंद करेंगे, जबकि शराब की होम डिलीवरी चालू हो गई। अटल ज्योति बंद करेंगे, 24 घंटा किसानों को हम बिजली देंगे कहा गया था। यहाँ कहा गया था कि 1500 रुपया हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे। बुजुर्ग बोल रहा है कि 1500 मत दे महाराज, ये 350 दे दे, जो नरेंद्र मोदी भेजत तेने दे। यहाँ महिला कमांडो कहा गया था कि 500 रुपया महीना और आपको संवैधानिक दर्जा देंगे। एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। पूरा विकास कार्य ठप है। किसी पंचायत में 1 पैसे का काम नहीं है। इसलिए हम लोग सोई सरकार को जगाने के लिए, सोए हुए जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए आज इस देवकर के हृदय स्थल पर उपस्थित हैं। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो योगेश, जिस तरह से कांग्रेस का तो दावा है कि 2.5 साल पूरे होने पर हमने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन बीजेपी लगातार बता रही है कि ये 2.5 साल फेल हुआ है। और क्या आरोप लगाए बीजेपी ने? जी, मैं बताना चाहूंगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के ऊपर जमकर तंज कसा और तंज कसने के साथ ही 2.5 साल के जो उनके कार्यकाल है उनको गिनाया के साथ ही उन्हें चुनाव के समय जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो जारी किया था उसमें पूर्ण शराबबंदी था और धान की जो खरीदी थी वो संपूर्ण धान की खरीदी था। 1 लाख नौकरी का हवाला दिया गया था। किसानों के 2 वर्षों के बोनस को भी बताया गया था। दाना खरीदने की बात की गई थी, कर्ज माफी की बात की गई थी और साथ समूह महिलाओं के जो कर्ज माफी की बात की गई थी। लेकिन अभी तक से कांग्रेस सरकार इस सभी चीजों में खरा नहीं उतर पाया। उसको लेकर के पूर्व विधायक बाफना साझा विधानसभा से जमकर तंज कसा। परपोड़ी मंडल के जितने भाजपा कार्यकर्ता थे वो बस स्टैंड देवकर पर जाकर के हल्ला बोल कार्यक्रम रखा और कांग्रेस सरकार को उनके 2.5 साल के कार्य को याद दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं रायपुर में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में बीजेपी पार्षद दल ने आज नगर निगम मुख्यालय के सामने प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी गति, अमृत मिशन योजना में लापरवाही, आयुष्मान कार्ड बंद समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्षद दल नेता प्रतिपक्ष ने वर्तमान महापौर पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। तो निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने प्रदर्शन किया है। कई मुद्दों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने महापौर पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। बेमेतरा जिले में क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी ने पार्षद नीलू राजपूत को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, जिसको लेकर प्रवीण नीलू राजपूत ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के द्वारा हुए निर्णय को गलत बताया। प्रवीण नीलू राजपूत ने कहा
कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी को नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे जिस जनता ने चुना है उनके लिए और भी मजबूती से काम करूंगा और एक पार्षद के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन मैं करता रहूंगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस जांच समिति में लोकल बॉडी को सामने नहीं लाया गया, जिसे यहां से मिले रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी ठोस अथवा साक्ष्य के मुझे निष्कासित किया गया है, वो हैरान करने वाला है। जो प्रदेश का 28 मई को निष्कासन आया है मित्रा नगर पालिका में 6 पार्षदों के लिए, उसमें मेरा भी नाम है, मगर मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को और मेरे द्वारा किए गए कार्यों को बताने के लिए मैं प्रेस वार्ता रखा था, जिसमें मैं ये बताया हूँ कि भाई मैं पार्टी के साथ कब से जुड़ा हुआ हूँ, किस प्रकार से पार्टी के लिए मैं काम किया हूँ और वर्तमान में आज मेरे साथ जो हुआ है, कहीं ना कहीं ये गैर छत्तीसगढ़िया लोगों के द्वेष में इसका जो परिणाम है मुझे भुगतना। वहीं बिलासपुर में आईएमए के प्रदेश सचिव डॉक्टर पीके श्रीवास्तव ने कई मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल आज देश भर में बना हुआ है और लगातार चिकित्सकों पर हमले हो रहे हैं, इसे लेकर आईएमए ने पूरे प्रदेश में 18 जून को नेशनल प्रोटेस्ट टुडे का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो शहर के प्रमुख स्थल और अस्पतालों के सामने उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आईएमए के प्रदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर पीके श्रीवास्तव ने कई मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और देश भर में चिकित्सकों पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर आवाज उठाई है। 18 जून को एकजुट होने का आह्वान भी किया गया है। आईएमए जो है समाज से ये अपेक्षा करता है कि जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी, जो ऐसे कोविड समय में, आपात समय में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें सेवाएं दे रहे हैं, उन पर अगर कोई आकस्मिक घटना उनके मरीजों के साथ होती है तो ऐसी परिस्थिति में चिकित्सकों पर किसी भी प्रकार का शारीरिक हमले इत्यादि जो किए जा रहे हैं चिकित्सा कर्मियों पे, उनसे वो ना करें, अपने आप पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, क्योंकि कोई भी चिकित्सक की भावना ये नहीं रहती कि उसका मरीज जो है गंभीर हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। कभी कभी परिस्थितियां जो हैं चिकित्सकों के हाथ में नहीं रहती हैं, वे केवल अपना इलाज जारी रखते हैं और कई मरीज बहुत ही गंभीर अवस्था में आते हैं जो कि चिकित्सा को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में कई परिजन जो है चिकित्सक एवं स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, उनके साथ हिंसा कर बैठते हैं। तो हम सब इसी हिंसा के विरोध स्वरूप जो है राष्ट्रीय हमारे प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रीय स्तर के जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री से ये अनुरोध कर रहे हैं कि हम चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आईपीसी के तहत ऐसा प्रावधान किया जावे ताकि ऐसी घटनाएं जो हैं भविष्य में रुक जावें, कम हो जावें। यही हमारी आईएमए की अपेक्षा है। जांजगीर चांपा में शहर से लेकर गांव तक अवैध पैथोलॉजी सेंटरों का जाल फैलता जा रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में हर बड़े बाजार और चौक चौराहों पर अनेकों अवैध पैथोलॉजी लैब संचालित होते मिल जाएंगे। झोला छाप डॉक्टर तक भी छोटी मशीनें रखकर जांच करते हैं। जिले के ग्राम पंचायत बिर्रा में संचालित कंचन पैथोलॉजी और बसंतपुर में संचालित मां वन दुर्गा पैथोलॉजी सेंटर अवैध रूप से संचालित है। यहाँ ना ही नर्सिंग होम एक्ट का पालन किया जाता है और ना ही लैब में उपयोग की जाने वाली सामान की कोई व्यवस्था है। तो जांजगीर चांपा में जिले में फैल रहा है अवैध पैथोलॉजी सेंटरों का जाल और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ये नेटवर्क धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है। झोला छाप डॉक्टर भी लोगों की जांच कर रहे हैं। वहीं बलौदा बाजार के भाटापारा में एक बेरोजगार युवक ने भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगार युवक मनोज बर्मन और साथियों ने बैंक कार्यालय के सामने पुतला जलाया और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। वहीं शाखा प्रबंधक के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे युवक ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए लोन मुहैया कराते हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन की मनमानी के रवैये के चलते फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। कई कोशिशों के बाद युवक मजबूर होकर बैंक के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं युवा नेता खेमराज घिदौड़े ने कहा कि
कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनोज वर्मन की भूख हड़ताल का हम समर्थन करेंगे। मैनेजर होश में आओ। भाई मनोज वर्मन व्यावसायिक लोन के लिए अप्लाई किया था संबंधित कार्यालय में, और वहाँ से स्वीकृति हो जाने के बावजूद यहाँ का मैनेजर अशोक कुमार जी उनको लोन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही है। उनका कारण पूछा गया तो मैं लोन दूंगा क्योंकि बार बार तो इनका समय वेतन किया जा रहा है। तो बोले कि आप खर्च करके आप जब तक व्यवसाय करो हम लोन देंगे। 6 महीना तक इनका समय खराब किया, फिर अंत में जाकर के सर आप मेरे को लोन दे नहीं रहे, आपने समय नुकसान करके एक लेटर महोदय से शिकायत की। तो मैनेजर साहब को पता जानकारी होने पर कि आप लेटर साहब से मेरा शिकायत किए हैं करके, ये साफ बोल दिया कि मैं आपको लोन नहीं दूंगा, आपको जो करना है करो, ऐसे करके। तो मैं बैंक मैनेजर इसको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आज बेचारा लोन मांग को लेकर के आज मजबूरन भूख हड़ताल में बैठा है, जिसको मैं समझता हूँ। जब तक कोई प्रशासनिक प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दिया जाएगा लोन से संबंधित, इनको संतुष्ट पूर्वक जानकारी नहीं दिया जाएगा, तब तक की हड़ताल इनको जाएगा। अंबिकापुर के मैनपाट से 8 मासूम बच्चों को अपहरण कर मध्य प्रदेश के जबलपुर मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। सभी बच्चों को कार की सीट के नीचे डालकर ले जाया जा रहा था और वहीं कोविड बॉर्डर पर खड़े एक पुलिस जवान ने कार को चेकिंग के लिए रुकवा लिया। कार के अंदर चेकिंग के दौरान जवान ने मासूम बच्चों को सीट के नीचे देखकर तत्काल हरकत में आकर ड्राइवर को हिरासत में लिया और सभी बच्चों को बरामद किया है। मामले की सूचना पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को भी दी गई। वहीं पूरे मामले को लेकर विधायक गुलाब कमरों ने मंत्री अमरजीत भगत से चर्चा की। मानव तस्करी के मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा आईजी से चर्चा कर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जैसे मैं रायपुर से वापस आ रहा था, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली और तत्काल मैंने वहाँ पर नाके में पहुँचे, उसकी पूरी जानकारी ली कि 8 बच्चे नाबालिग हैं और वो इसके बाद मैंने चौकी में खुद जाके उन बच्चों से भी बात की और पुलिस विभाग को मैंने निर्देश किया है। इसके साथ ही मैंने वहाँ के हमारे माननीय मंत्री अमरजीत भगत जी को भी पूरी जानकारी दी है। सरगुजा एसपी से भी मेरी बात हुई है और वहाँ से टीम निकल गई। निश्चित रूप से इसकी पूरी जाँच की जाएगी। जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हर गाड़ी को चेक करते हैं तो मेरे को छोटे छोटे बच्चे दिखे, उधर से आ रही थी गाड़ी इस रोड से, अंबिकापुर रोड से। तो मैंने रोका और कुछ बच्चे सीट के नीचे थे और सब नाबालिग थे। तो मैं सर उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो डरे हुए थे, वो बता नहीं पा रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो बोला कि हम अंबिकापुर जा रहे हैं और उनको ये बता के ले गया था कि तुम अंबिकापुर जा रहे हो। तो फिर मैंने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर भी कुछ नहीं बता पा रहा था। फिर मैं उससे ड्राइवर से पूछा तो फिर ड्राइवर बताया कि मैं जबलपुर जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे को थोड़ा शक हुआ तो मैंने अपने उच्च अधिकारी को फ़ोन के माध्यम से बताया। फिर यहाँ आए हमारे उच्च अधिकारी, फिर चौकी ले गए। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता के.आर. गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो के.आर. गिरी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है? जी आलोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से है, जो कि ये पहला मामला नहीं है। साल में कई ऐसे मामला हमारे सरगुजा जिले से निकल के आते हैं। आपको बता दूं कि ये नाबालिग बच्चे 8 नाबालिग बच्चों को सरगुजा जिले से लेकर जबलपुर ले जाया जा रहा था, जो कि बच्चों को नाबालिग बच्चों को पता नहीं था कि हमको कहाँ ले जाया जा रहा है किसी भी काम या कार्य हेतु। जब कोरिया जिला के लास्ट घुटरी टोला चेक पोस्ट पे चेकिंग के दौरान पता चला कि नाबालिग बच्चे नीचे कुछ लेटे हुए हैं या सोए हुए हैं। जब आरक्षक के द्वारा उच्च अधिकारियों को, आला अधिकारियों को इसका पता दिया गया, उसके बाद फिर अच्छे से तलाशी ली गई गाड़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए के.आर. गिरी और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को यहाँ पर देने के लिए। वहीं जांजगीर चांपा में 2 दिनों से हो रही बारिश से किसान लगातार परेशान है। किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है और किसानों के खेतों में धान की फसल लगी हुई है। बारिश की वजह से खेतों में पानी भरा हुआ है और बता दें जांजगीर चांपा जिले के कई जगहों पर बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं देवभोग क्षेत्र के लोग आजादी के बाद से अच्छी सड़क का सपना संजोकर बैठे हैं।
रायपुर देवभोग से होते हुए ओडिशा भवानीपटना को जोड़ने वाली सड़क को सालों पहले नेशनल हाईवे 130 का दर्जा मिल चुका था, लेकिन इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को नेशनल हाईवे का फायदा आज तक नहीं मिला, बल्कि उनकी मुसीबत में लगातार इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में नेशनल हाईवे 130 में धवलपुर से मदांगमुड़ा 69 किलोमीटर तक सड़क मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसका ठेका रायपुर के कंपनी जीपी खेतान को दिया गया। इसकी मरम्मत के काम से यातायात के लिए लोगों में लगातार नाराजगी है। वहीं सूरजपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते वार्डों में पानी के भराव से वहां रह रहे लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। वार्ड नंबर 17 में बारिश से जलभराव हो चुका है। वार्ड में बारिश से पहले नगरपालिका ने पानी निकासी के लिए नाली निर्माण नहीं कराया, जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। स्थानीय लोग परेशान होकर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के पास अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे और कलेक्टर ने जल्द ही समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। 3-4 महीना पहले वहाँ पानी भराव की स्थिति का जानकारी मेरे को हुआ था, तो उस वार्ड के पार्षद वगैरह भी वहाँ गए थे, मैं भी गया था। और वहाँ जो पानी भरा था, अगल बगल के लोग जो घर वाले हैं वो लोग अब कहीं से पानी निकलने के लिए जगह देने के लिए तैयार नहीं है। किस मामले को लेकर आए आज कलेक्टर में? तो वार्ड क्रमांक 17 में पानी इकट्ठा हो गया है, उस मामला को लेके आए हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं उससे आप लोगों? दिक्कतें तो बहुत सारी है भैया, क्या है ये घर में पूरा पानी घुसे जा रही है, इकट्ठा हो रही, कीड़े मकोड़े भी उसमें हो रहे हैं, दुर्गंध इतनी गंदी आ रही है ना। और वहाँ कहना चाहिए दुर्घटना भी हो रही है, बहुत सारे लोग गिर रहे हैं और बच्चे लोग भी है। तो नाली भी थोड़ी सकड़े वाली है, अगर उसमें पानी इकट्ठी रहेगी, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो मतलब दुर्घटना होने की संभावना लग रही है। वहीं कांकेर के माडिन नदी के सती घाट में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से शव की पहचान कराई, लेकिन पहचान नहीं होने से पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। वहीं रायगढ़ में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब माफिया के घर पहुंचकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बिलासपुर में पुलिस को सफलता मिली है, जहां पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 10 जून को आरोपी ने मामूली विवाद को लेकर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। पुलिस आरोपी को कई दिनों से लगातार तलाश कर रही थी। ग्राम हरदी में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पति आरती दास वैष्णव ने विवाद के दौरान अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया था, साथ ही इसका गला भी दबा दिया था। इलाज के दौरान इसकी मृत्यु सिम्स हॉस्पिटल में हुई और घटना के बाद आरोपी पति आरती दास फरार हो गया था। अलग अलग जगहों पे पुलिस टीम ने रेड किया और इस दौरान जितनी भी उसकी रिश्तेदारी है, अब उसके जान पहचान के लोग हैं, जहां उसकी छिपी रहने की संभावना थी, सभी जगह हम लोगों ने पता तलाश किया, मगर ये आरोपी मिल नहीं पा रहा था, चूँकि किसी प्रकार के मोबाइल या और कोई यंत्र रखता नहीं है, जिससे तकनीकी साक्ष्य भी हमको नहीं मिल पा रहे थे, तो आरोपी पकड़ने में दिक्कत आ रही थी। इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि अन्य जगहों पे भी हम लोगों ने अपने आदमी लगा रखे थे। तो रेलवे स्टेशन के पास ये भिखारियों के बीच में भेस बदल के छिपा हुआ था और वहीं से यह दिनांक 14/6/2021 शाम 6 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसे आज माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।